नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा अपने चैनल के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि नव वर्ष के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो नव संवत के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। कुछ जानकारियाँ, ऐसी जानकारियाँ जो शायद बहुत लोग जानते भी हों और बहुत सारे लोग ना भी जानते हों नव संवत को लेकर के। तो वो जानकारियाँ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ इस वीडियो में। केवल नव संवत के ऊपर जो हमारा विक्रमी संवत है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, हम क्यों विक्रमी संवत बनाते हैं, क्यों संवत को हम विक्रमी संवत बोलते हैं, क्यों संवत का नाम अलग अलग होता है, ये सब बातों का जो उत्तर है वो मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और बहुत सारे लोगों के पहले प्रश्न भी थे। अक्सर हम जब बातचीत करते थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि हम जब दिसंबर के बाद जनवरी है, जनवरी को हम पहला मास मानते हैं, लेकिन आप नव संवत जो है आरंभ का मानते हो आप चैत्र मास से, तो चैत्र मास से क्यों है? तो उसके पीछे का एक विज्ञान है। चैत्र मास, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा नया साल शुरू होता है और इसको हम विक्रमी संवत बोलते हैं। और ये जो विक्रमी संवत आरंभ हुआ है ये है 2079 ये आरंभ हुआ है अब 1 अप्रैल से। तो इसको विक्रमी संवत क्यों बोलते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। विक्रमी संवत, विक्रमी का नाम राजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है और विक्रमादित्य राजा जो हैं वो बहुत बड़े राजा हुए हैं और एक जिनको बोलते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से शासन किया है, जहाँ जिनके शासनकाल में जो प्रजा है वो बहुत सुखी रही है। आज की भाषा में अगर बोले अंग्रेजी में तो गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, वो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में रही है। उज्जैन जो था वो उनकी राजधानी थी, जहाँ पर वो काम करते थे, वहीं से वो सब काम करते थे। तो विक्रमी संवत क्यों पड़ा नाम, वो मैं बताने जा रहा हूँ। विक्रमी संवत से पहले हम शक संवत यूज़ करते थे, शक संवत का शब्द का प्रयोग करते थे। शाक जो थे वो बहुत विदेश से आए थे, भारत से नहीं थे, वो देश विदेश से आए थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत के कई राजधानियों पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, ऐसी जगहों पर उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। लेकिन विक्रमादित्य ने उनको जवाब दिया, उनको टक्कर दी और उनको शक जो हैं, उनको शाक और शक, यहाँ पे ये बात समझने वाली है, शाक और शक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग नाम हैं। शाक जो है वो बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। शक जो है इनका उल्लेख आपको महाभारत में जाएंगे, रामायण में भी जाएंगे, रामायण का तो नहीं लेकिन महाभारत में आपको उल्लेख मिलेगा। यहाँ तक भी कि महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें भी जो शाक थे उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इनको खदेड़ा गया, राजा विक्रमादित्य ने खदेड़ा। और जब इन्होंने शासन किया है, जहाँ तक मुझे इतिहास की जानकारी है, करीब 250-300 वर्ष के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा इन्होंने शासन किया होगा। तो उस समय पूरे देश में जो लोग थे वो बहुत पीड़ित थे, ऋणी भी हो गए थे। तो राजा विक्रमादित्य ने ना सिर्फ उनको अपने देश से खदेड़ करके उनको देश से बाहर भेजा, बल्कि पूरे देश में समस्त भारत के लोगों का जितना भी ऋण था उन सब के ऋणों को समाप्त करके दोबारा से एक नया अध्याय शुरू किया। इसीलिए जो बैंक्स हैं ये यहीं से जुड़ा हुआ है कि जो बैंक्स हैं वो 31 मार्च को क्लोजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब राजा विक्रमादित्य ने जब एक नया शासनकाल का आरंभ किया था और उसके साथ विक्रम शक को हटा करके विक्रम का नाम जोड़ा गया, वो जो समय था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। तो फाइनेंशियल के हिसाब से भी बैंक वाले भी इसीलिए अपने बही खातों को 31 मार्च को क्लोज करके 1 अप्रैल से दोबारा शुरू करते हैं। जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने किया था, सबको ऋणों से मुक्त कर दिया था। उसके बाद एक नए तरीके से सरकार को और प्रजा को चलाने का प्रयास किया था। ये तो इसके पीछे का इतिहास है। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? दुर्गा सप्तशती, कल से नवरात्रि आने वाली है तो दुर्गा सप्तशती भी पढ़ेंगे, पहले अध्याय में भी पढ़ेंगे। अगर हम मार्कंडेय पुराण भी पढ़ें तो वहाँ पर भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी ने करी थी वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही की थी। और इसके साथ साथ अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जो हमारी धरती है जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, वो चक्र जब पूरा होता है और वो चक्र वो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से ही नया चक्र जो शुरू होता है। तो आप देखिए वैज्ञानिक
आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मैंने बता दिया आपको कि ये पूर्ण रूप से सही है और हमें नववर्ष जो है वो 1 अप्रैल से ही मनाना चाहिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि चैत्र मास के साथ ही ऋतु का जो आरंभ होता है वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में हम देखिए नए फूल आते हैं, नए पत्ते लगते हैं, हरियाली आती है और फूल से वो फिर फल बनते हैं ऋतु परिवर्तन के साथ साथ। तो एक प्रकार से नई सृष्टि का सृजन हो रहा है। तो जैसे मैंने ब्रह्मा जी का बताया कि वो सृष्टि का सृजन जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ। अब ऋतु के अनुसार भी देख लीजिए तो भी यही बनता है कि वसंत ऋतु का जब आरंभ होता है, नए फूल आते हैं, उसके बाद फल लगते हैं, तो एक तरीके से नया आरंभ जो है वो इसी प्रकार से ही बनता है। उज्जैन की अगर हम बात करें, जहाँ से राजा विक्रमादित्य शासन किया करते थे, जो हमारी कर्क रेखा है, अगर हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में एक लाल रंग की एक पतली सी लाइन हम ग्लोब के बीच में देखते हैं, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं शायद ट्रॉपिक कैंसर। तो वो जहाँ से आरंभ होती है वो उज्जैन ही है और उज्जैन को ही आधार मान करके काल गणना के आधार पर जो है हमारा पंचांग ये सब बनता है। तो आप देखिए उज्जैन जो है वो सेंटर है। इसके साथ अंत में मैं जाते जाते आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ और एक प्रश्न भी छोड़ के जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप विचार अवश्य कीजिएगा। हम साल में 12 महीने या 12 महीने में हमारे कितने त्यौहार, हमारे कितने पर्व आते हैं, उन सब को हम देसी तिथियों के आधार पर ही मनाते हैं। चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो बसंत पंचमी हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे दशहरा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे दिवाली हो। ये सब त्यौहार जो आधार हैं, इनमें जो हम आधार, यहाँ तक कि श्राद्ध भी हम जो मृतिक तिथि है वो अंग्रेजी तिथि नहीं उठाते, वो देसी तिथि ही उठाते हैं। लेकिन हम भूल कहाँ पर करते हैं? हम भूल करते हैं अपने जन्मदिन पर। हम अपने जन्मदिन को अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाते हैं। आप देखिए, क्या अगर हम मृतक कर्म जो है उसके बाद जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में हम देसी तिथियों को लेते हैं, त्यौहार में देसी तिथियों को लेते हैं, तो जन्मदिन हम अपनी देसी तिथि के अनुसार क्यों नहीं मनाते? मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने जन्मदिन को भी देसी तिथि के आधार पर मनाएंगे तो उसमें जो हम पूजा करवाते हैं, जो भी हम दान पुण्य करते हैं, उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक बात छुपी हुई है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ आप उसी दिन को लेकर के दान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन दान किया गया हो, जन्मदिन के बाद आप किसी दिन भी दान करो वो स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। लेकिन जन्मदिन वाले दिन अगर आप दान करेंगे, उसका दान जो है, उसका फल जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपसे जाते जाते ये अनुरोध भी करके जा रहा हूँ और ये प्रश्न भी छोड़ के जा रहा हूँ कि क्यों हम अपने जन्मदिन को अंग्रेजी तिथि के आधार पर मनाते हैं और क्यों उसे देसी तिथि के आधार पर नहीं मनाना चाहिए, वैदिक तरीके से क्यों नहीं मनाना चाहिए। यदि इस वीडियो में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी देने में या शब्दों के उच्चारण में मुझे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग इसी प्रकार मेरे चैनल से बनाए रखें, मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और एक और विनती आपसे करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले समय पर मेरे वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बा से कामना करता हूँ उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ।